इनक्रेडिबल हल्क के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि बैनर की सारी शक्तियां जो रेड हल्क उससे छीन लेता है। स्कार हल्क का आधा हाफ एलियन बेटा जो है वो हल्क को मारने के लिए वापसी अर्थ पर आता है, लेकिन वहाँ पे हल्क जो है उसकी प्रैक्टिस करवाने के लिए उसको 2-3 लोगों से लड़वाने का सोचता है, जहाँ पे सबसे पहले वो जगरनॉट से उसको लड़वाता है। लेकिन हम देखते हैं कि जब वो जगरनॉट को नॉकआउट कर देता है तो सारी की सारी एक्समैन कम्युनिटी की नज़र इसके ऊपर पड़ जाती है और वहीं पे वो लोग भेजते हैं वुल्वरीन को ताकि वो स्कार से निमट सके। अब आगे तो यहीं से कहानी शुरू होती है इस कॉमिक बुक स्टोर के अंदर से ही, जहाँ पे शुरुआत में ही हम देखते हैं कि लोगन के मुंह पे एक जोरदार घुसा पड़ता है और वो लोगन उड़ते हुए दूर जाता है। और वहीं पे बैनर बोलता है कि देखो यही होगा अगर तुम एक हल्की फाइट के अंदर कुछ छुरियां अपने साथ लेकर आओगे वुल्वरीन। तो वुल्वरीन बोलता है कि डैम इट बैनर, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूँ, मुझे लगा था कि तुम तो एक स्मार्ट गाय हो, लेकिन ये सब तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें इसको रोकना ही होगा। लेकिन हम देखते हैं स्कार आता है और लोगन यानी वुल्वरीन को जमीन के अंदर गाड़ देता है अपने दोनों पैरों की मदद से और वो आगे की तरफ बढ़ जाता है वहाँ कॉमिक स्टोर से बाहर निकलते हुए। और वहीं पे बैनर बोलता है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन इस बच्चे का दिमाग कुछ अपनी तरीके से ही चलता है। तो कहता है नहीं तुम समझ नहीं रहे हो, ये जिस तरफ जा रहा है उसको वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, ये एक किस्म के ट्रैप के अंदर फंसता जा रहा है। तो बैनर बोलता है कि हाँ मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि वहाँ कौन सा ट्रैप है, क्योंकि उस ट्रैप को मैंने ही उसके लिए सेट किया है। और यहाँ से हम टाउन के दूसरी साइड शिफ्ट होते हैं एक बार के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं कि स्कार घुसता है और बोलता है कि मुझे एक मिल्क शेक चाहिए। तो सब उसकी तरफ पीछे पलट देखते हैं और बोलते हैं कि मिल्क शेक, आखिरकार तुम हो कौन जो मेरे बार में इस तरह से घुसाए और यहाँ पे आके ऑर्डर चला रहे हो, वो भी एक मिल्क शेक के लिए। लेकिन जब वो उसकी तरफ देखता है यानी उसका हुलिया, तो वो एकदम डर के रह जाता है क्योंकि उसके हाथ में एक तलवार होती है और वो फुल जंगली लग रहा होता है। तो बोलता है कि अरे अरे मुझे माफ़ करना, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम्हें सब यहाँ पे मिलेगा। लेकिन वहीं पे एक टेबल के ऊपर से आवाज़ आती है, एक आदमी बैठा हुआ शराब पी रहा होता है और कहता है कि ज़रा अपनी हालत तो देखो, फ़नी हेयर कट, इतना ख़तरनाक एटीट्यूड, तुम्हें देख के तो ऐसा लगता है कि तुमने मेरा हुलिया जो है चुरा लिया बच्चे। और हम देखते हैं कि दरअसल यहाँ पे बाहर में कोई और नहीं बल्कि डैकन बैठा होता है जो कि लोगन का बेटा है। तो लोगन बोलता है कि इसका क्या मतलब है, क्या तुमने ही डैकन को स्कार के पीछे लगाया है? स्कार के लिए अगला पार्टनर मैंने डैकन को ही चुना था क्योंकि वैसे भी उसको किसी पार्टनर की ज़रूरत होने वाली है। कहता है कि हाँ मैं इस बारे में जानता हूँ, मकॉय ने मुझे बताया था कि तुमने किस तरह से जगरनॉट को उसके पीछे लगाया और तुम उससे निमट भी लिए। मुझे उससे कोई परवाह नहीं है, लेकिन डैकन वो मेरा बेटा है, उसके पास क्लॉज हैं, हीलिंग पावर्स हैं। तो बैनर बोलता है कि तुम इस बारे में चिंता मत करो, मैं अपने बेटे को बिल्कुल भी हर्ट नहीं होने दूंगा। तो लोगन बोलता है कि तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारे बेटे के बारे में परवाह कर रहा हूँ, परवाह तुम्हें होनी चाहिए डैकन की कि वो तुम्हारे बेटे के साथ क्या करेगा। तो वहीं पे बैनर उसको बोलता है कि ठीक है तुम आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करना, यहीं पे रुक जाओ, उनको अपना काम करने दो। कहता है कि ऑल राइट, लेकिन तुम ये बात जान लो अच्छी तरीके से कि हीलिंग फैक्टर जो है उसके सामने ज़्यादा कामयाब तुम्हारा नहीं होने वाला है। लेकिन वो बोलता है लोगन के बस करो, अगर तुम्हें ये गोली चलानी होती तो तुम चला चुके होते। तो बैनर बोलता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो ये खा के देखो कि हमें कैसा लगता है। और वहाँ पर हम देखते हैं कि बैनर्स को एक अलग किस्म का टेजर से मारता है जिससे लोगन बहुत दूर जाके गिरता है और कहता है कि ये टेजर जो है ओल्ड पावर के ऊपर बना हुआ है, तो इसके इफेक्ट्स को जो है हम रिचर्ड स्केल के ऊपर मेजर करते हैं। अभी अभी जो तुमने महसूस करा है वो 1.4 था, मैं इसको 6.9 तक ले जा सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। और देखने में काफ़ी मज़ा भी आएगा कि जब ये अपनी हाई पावर के ऊपर होगा तो ये तुम्हारे दिमाग के साथ क्या करेगा एक्चुअली। तो लोगन बोलता है कि व्हाट द हेल बैनर, आखिरकार तुम यहाँ पे क्या खेल तमाशे करने चाहते हो, इस सब का क्या मकसद है? कहता है कि बस मैंने जो प्लान करा है मैं उसको फॉलो करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम उस प्लान को आगे मेरे यहाँ पे रुइन कर दो। स्कार ने अपना पूरा का पूरा बचपन जो है लड़ते हुए गुजारा है, ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ग्रेट था। लेकिन अब वो जो अपने फाइनल मिशन के ऊपर निकल आया है और उसको उस मिशन को कंप्लीट करने के लिए यानी हल्क को मारने के लिए कुछ दोस्त बनाने पड़ेंगे और उसको इस बात को पता लगाना होगा कि कौन कौन इस प्लेनेट के ऊपर उसके दोस्त हैं और कौन उसके दुश्मन है। ज़रा एक मिनट, मुझे तुमसे 2 सवाल पूछने हैं जो कि जब से मेरी खोपड़ी के अंदर घूम रहे हैं। पहला सवाल ये है कि मैंने उसको टीवी पे देखा था बोलते हुए कि उसका मिशन ये है कि वो यहाँ पे हल्क को मारने के लिए आया है। और दूसरा सवाल ये है कि वाकई तुमने इस बारे में कभी सोचा है कि उसने यहाँ पे अगर कोई दोस्त वोस्त बना लिए तो वो लोग क्या क्या करने के काबिल होंगे? मेरा बच्चा एक साइकोपैथ है और तुम्हारा बच्चा वो फ्रीकिन बारबेरियन है। वहीं पे बैनर बोलता है अच्छा अगर ऐसी बात है तो उन लोगों के पास फिर बातचीत करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होंगी। और यहीं पे हम देखते हैं कि वो लोगों को दोबारा टेस्ट कर दो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डैकन वो उड़ता हुआ हवाओं के अंदर जा रहा होता है क्योंकि स्कार ने उसको एक जोरदार पंच मार दिया होता है। तो डैकन बोलता है कि अच्छा तुम पहले मारते हो और फिर बात करते हो। कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक समझा, लेकिन बात वाला पार्ट बिल्कुल ही हटा दो।
तुम इतना सख्त बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो बिग गाय? कहता है कि मुझे तुम्हारे अंदर से जो स्टिंग आ रही है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, ये बदबू मुझे नचा रही है। तो कहता है इसको मैं फेरोमोन्स कहता हूँ, ये मेरी म्यूटेंट पावर में से एक है, इसके जरिए मैं लोगों से वो करवा सकता हूँ जो मैं करवाना चाहता हूँ। तो वहीं पर स्कार बोलता है कि मुझसे कोई भी कुछ नहीं करवा सकता है, मेरे ऊपर सिर्फ मेरी मर्जी चलती है। तो डेकन बोलता है अच्छा वाकई में तुम ये कैसे कह सकते हो सकता है कि इस वक्त मैं यही तुमसे करवा रहा हूँ और तुम्हें पता भी ना चल रहा हो। और ये देख के स्कार को और ज़्यादा गुस्सा आता है और वहाँ पे 2 बड़ी बड़ी पत्थर उठा लेता है और बोलता है ओह लगता है कि अब तुम मुझे कह रहे हो कि मैं तुम्हें जान से मार डालूं। और डेकन यहाँ से भागना शुरू करता है और बोलता है कि हाँ मे भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है कि मैंने ये तुमसे कहा हो कि तुम अपना जलवा मुझे दिखाओ ताकि इससे पहले तुम्हें मैं एवेंजर्स के अंदर एक स्पॉट ऑफर कर सकूँ। और यहीं से हम देखते हैं कि वो दोनों ठंडे होते हैं और बार के अंदर आके बैठते हैं और स्कार बोलता है कि ठीक है अब मुझसे बात करो, क्या कहना चाहते हो? तो कहता है कि मैं वैसे नॉर्मन ऑसबॉर्न के लिए काम करता हूँ, एटलीस्ट उसको तो यही लगता है कि मैं उसके लिए काम करता हूँ। मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा अगर उस टीम के अंदर तुम जैसा एक आदमी मेरे साथ हो जाए, मतलब हम लोग अपने अंदर ही एक टीम बना सकते हैं। तो कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि हमारे अंदर तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो कहता है कि हमारे अंदर इतना सब कुछ कॉमन है कि तुम्हें मैं बता नहीं सकता हूँ। एवेंजर्स डेटाबेस के अंदर मैंने तुम्हारी फाइल्स को पढ़ा है और मैं हैरत में रह गया था। मैंने सुना है कि तुम जो एक एक्सप्लोजन के अंदर पैदा हुए थे जब तुम्हारा पूरा का पूरा प्लेनेट बर्बाद हो गया था, जिसके बीच तुम्हारी माँ भी मारी गई थी और मैं अपनी माँ के पेट से जो है जिंदा निकाल लिया गया था जब मैं पूरा पैदा भी नहीं हुआ था। तुम्हें जो है मॉन्स्टर्स ने रेस करा है और मुझे असैसिन्स ने ट्रेन करा है। तुम जब अपने बाप से सबसे पहली बार मिले तुमने उसके सीने में पूरी तलवार घुसा दी और जब मैं अपने बाप से पहली बार मिला तो मैंने उसकी कमर में खंजर घुसाया था। तो यहाँ से बेसिकली आप देख सकते हैं कि डेकन और स्कार की जो स्टोरी है वो काफ़ी हद तक सिमिलरली है। दोनों ने बहुत कुछ सहा अपने बचपन से ही और इसी वजह से इन लोग का जो बिहेवियर इनका एटीट्यूड है वो ऐसा हो गया है। और इस तरह हम देखते हैं कि दूर बैठ के बैनर और लोगन जो है ये दोनों की दोनों चीज़ें देख रहे होते हैं कि वहाँ पे हो क्या रहा है। और बैनर बोलता है कि देखा मैंने तुमसे क्या कहा था कि अब वो लोग सिर्फ यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे हैं। तो लोगन बोलता है कि मुझे इससे भी बिल्कुल भी कोई अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है कि वो दोनों बैठ के बातें कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बातें वो किसी फसाद से कम नहीं होने वाली हैं। और लोगन पूछता है कि तुम अब क्या कर रहे हो यहाँ पे? तो कहता है कि मैं सारी इमरजेंसी कॉल्स को रीरूट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ ही देर में पुलिस यहाँ पे आ जाएगी और सारा का सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। मैं उनको यहाँ से जो हूँ कहीं और भटका रहा हूँ। तो कहता है कि ऑल राइट अब बस बहुत हो गया यहाँ बैठ के इंतजार, अब मैं वहाँ जाके थोड़ी सी बातचीत करूँगा, स्मैश करूँगा और कट वट करके थोड़ा सा बात करने की कोशिश करूँगा। तो बोलता है कि हाँ मैंने इस बारे में भी सुना है लोगन कि तुम्हारे बेटे डेकन ने तुम्हें मारने का ख्वाब कुछ देर पहले ही छोड़ दिया है, मतलब वो तुम्हारे पीछे नहीं लगा हुआ है जैसे पहले लगा हुआ करता था। तो कहता है कि हाँ बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो कहता है कि इसी वजह से मैंने डेकन और स्कार को एक साथ मिलवाया कि हो सकता है कि स्कार उससे कुछ सीख ले जिस तरह से डेकन ने कुछ सीखा इस दुनिया में रहने के बाद। तो लोगन बोलता है कि ठीक है यार तुम्हें जो करना है फिर करो बैठ के, ये बताओ कि तुम्हारे बैग के अंदर कोई बियर वेयर मौजूद है। और इस तरह हम देखते हैं कि लोगन वहाँ बैठ के जो है घास के अंदर बियर वेयर पी रहा होता है और पिकनिक बना रहा होता है और पूछता है कि ये सब आखिरकार तुम्हारे पास आ कहाँ से रहा है इस बैग के अंदर से? तो कहता है ये पॉकेट टेलीपोर्टर है, दरअसल इस बैग के अंदर हाथ डालता हूँ लेकिन हाथ मेरे दूसरी तरफ मेरे लैब के अंदर निकलता है। तो कहता है कि ऑल राइट मैं समझ गया, तो ये तुम क्या बताना चाह रहे हो? तो कहता है कि तुम्हें वाकई में लगता है कि तुमने हर चीज़ के बारे में सोच के रखा हुआ है, तुम जैसा प्लान करके बैठे बिल्कुल वैसा ही होगा। क्योंकि अगर बात की जाए हमारे बच्चों के बारे में तो हमारे बच्चे बिल्कुल भी ऐसे नहीं हैं जिनके ऊपर हम कोई श्योरिटी के साथ कोई भी प्लानिंग कर सके और उनके बारे में कोई दौड़ लगा सकें। तो कहता है कि मैं तो बस यही उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम जो यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहे हो तुम उसमें बिल्कुल ही गलत हो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ और तुम सही निकले तो ये पूरी की पूरी दुनिया एक बहुत ही बड़े मसले के अंदर फंस जाएगी। तो लोगों ने बोलता है कि इन डेड केस मेरे ख्याल से तुम्हें वहाँ नज़र दौड़ा के देखनी चाहिए और मुझे बताना प्लीज़ कि ये सब तुम्हारे मास्टर प्लान का ही हिस्सा था। क्योंकि हम देखते हैं कि स्कार वहाँ पे दरअसल बैठा हुआ होता है तो अचानक वो छोटे अपने बच्चे वाली फॉर्म के अंदर आ जाता है और वो जो है डेकन के कान में आके कोई बात बोलता है जो कि हमें नहीं बताई जा रही होती। और वहीं पर अगले वाल देखते हैं डेकन अपने क्लॉज निकालता है और बोलता है कि ठीक है बच्चे अब बहुत हो गया, मतलब वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा है। और यहीं से हम देखते हैं कि बैनर भी जो है लोगन को वहाँ पे दूर फेंकता है अपनी शील्ड के जरिए ताकि वो डेकन को रोक सके और लोगन सीधा जो है अपने क्लॉज लेकर डेकन के सीने में घुसता है और वहीं पे स्कार बोलता है कि स्टूपिड तुम बहुत बड़े स्टूपिड हो और वो सीधा तलवार लेके लोगन का सर उड़ाने वाला होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे डेकन उसको बचा लेता है। तो बोलता है कि माइंड न करना, थोड़ी देर के लिए तुम्हारा एडामेंटियम वाला स्कल मुझे उसकी जरूरत पड़ने वाली है। और उसके स्कल को यानी लोगन के स्कल को वो स्कार की तलवार से बचने के लिए एक शील्ड की तरह इस्तेमाल करता है और उसका सर खुल के रह जाता है। और वहाँ से हम देखते हैं कि डेकन भागना शुरू करता है और स्कार उसके पीछे आता है और वहीं पे डेकन पीछे पलटता है और उसको जोर से एक मुक्का मारता है अपने क्लॉज वाला, जिससे स्कार का पूरा मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। और वहीं पे डेकन अगले बार उसके ऊपर चढ़ जाता है और क्लॉज से उसको बहुत बुरी तरीके से चॉप कर रहा होता है। वहीं पे बैनर भागते हुए पहुंचता बोलता है कि ओ माय गॉड। तो लोगन बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था ना पहले भी कि डेकन है हमें जिसके ऊपर नजर रखनी चाहिए तुम्हारा बेटा नहीं, क्योंकि इसके क्लॉज के अंदर मारामूसा ब्लेड का कुछ हिस्सा शामिल है जिसकी वजह से उसके क्लॉज किसी सुपर ह्यूमन हीलिंग फैक्टर के ऊपर लगते हैं तो उसका जो है हीलिंग फैक्टर बंद हो जाता है इतनी देर के लिए, इतनी देर में उसको वो काम तमाम कर सके। और इसी तरह हम देख रहे होते हैं कि वो अपने क्लॉज के जरिए स्कार को बहुत बुरी तरीके से घायल कर चुका होता है और उसको बिल्कुल उसके घुटनों पे ले आता है। और वहीं पे डेकन बोलता है कि ये हमेशा से यही चाहता था बैनर, इसी वजह से ये छोटा हुआ था और उसने बच्चे वाले रूप में आके मुझसे भीख मांगी थी। तुम जानते हो उसने मेरे कान में आके मुझसे यही कहा था कि मुझे जान से मार डालो, मुझे नहीं रहना है, मुझे जिंदा नहीं रहना है, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। हम वहीं पे देखते हैं बैनर वुल्वरीन के सर पे एक गन रखता है और बोलता है कि ठीक है आजमा के देख लो, अगर तुम्हें वो करना है तो करो, लेकिन तुम्हारे बाप का सर यहाँ से अलग होकर रह जाएगा।
लेकिन वहीं पे डेकिन जो इसकी बातों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहा होता, ना ही स्कार, और बोलता है लोगन कि यहाँ पे तुम इस वक्त जो कपल ऑफ रियल किलर से बात कर रहे हो बैनर, अगर तुम्हें तो धमकी देनी है तो तुम्हें थोड़ी और ज़्यादा दमदार देनी होगी, इसका धमकी का असर इनके ऊपर नहीं होने वाला है। लेकिन वहीं पे बैनर बोलता है कि तुम में से कोई भी नहीं जानता कि असल में मैं हूँ कौन। मेरे बाप ने जो है मेरी माँ को जान से मार डाला था, और काफ़ी सालों के बाद जब वो उसके ग्रेव स्टोन के ऊपर खड़े हुए अफसोस कर रहे थे तो उन्होंने मुझे भी मारने की कोशिश करी, लेकिन इस बार मैंने जो है उनको एक ज़ोरदार लात मारी और उस लात के जरिए उनका सर उस ग्रेव स्टोन के ऊपर जाके लगा और वहीं खुल के रह गया, और मैंने इस तरह अपने बाप को भी मार दिया। तो डेकिन बोलता है कि जरा एक मिनट बैनर, कहीं तुम ये तो बताने की कोशिश नहीं कर रहे हो कि तुम इतने ज़्यादा खतरनाक हो कि तुमने अपने फादर को एक एक्सीडेंट से मारा था? तो वहीं पे बैनर बोलता है कि मेरे साथ कभी कोई एक्सीडेंट्स होते ही नहीं है। हल्क ने पूरी की पूरी सिटीज को बर्बाद कर दिया, लेकिन आज तक किसी एक सिंगल सोल को भी हर्ट नहीं किया है, न ही एक भी ह्यूमन को। बहुत सारे लोगों का मानना है कि हल्क के अंदर बैनर मौजूद है, इसी वजह से वो किसी मासूम शख्स को नहीं मारता, किसी इनोसेंट सोल को नहीं मारता है। लेकिन अगर मेरी बात मानो तो असली मॉन्स्टर मैं ही हूँ, और हल्क ही मुझे रोकने से और मारने से लोगों को बचाता है। असली खतरा इस दुनिया के लिए हल्क नहीं, बल्कि इस दुनिया के लिए असली खतरा बैनर है, बैनर। और ये सारी धमकी सुनने के बाद अब डेकिन जो है स्कार को वहाँ पे छोड़ देता है, और वहीं पे हल्क जो है स्कार को आके उठाता है, और वहीं पे डेकिन जो है अपने बाप से आके पूछता है क्या तुम ठीक वगैरह हो, और कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें मुझसे पूछताछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस तरह वहाँ से वुल्वरीन अपने रास्ते निकल जाता है और स्कार और बैनर अपने रास्ते आगे निकल जाते हैं। लेकिन हम यहीं पे देख रहे होते हैं कि स्कार और बैनर के ऊपर कोई शख्स नजर रखा हुआ होता है यहाँ पे जंगल के अंदर, और बोलता है कि ऑल राइट बैनर, बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम, हंसो रो, अपने बच्चे के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करो, और जब वो सब तुम कर लो उसको सीधा द लीडर के पास ले आना। और इस तरह हम देख रहे हैं कि हल्क का एक बहुत ही ज़्यादा पुराना विलन द लीडर जो है वो हल्क और उसके बेटे के ऊपर नजर रखा हुआ है। मतलब आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक नई स्टोरी जो है बहुत जल्द खुलने वाली है, जिसके अंदर लीडर का भी एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है। टू बी कंटिन्यूड। हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टोरी बी को, जिसमें हमने देखा था लास्ट टाइम कि लायरा जो है शी हल्क को ढूंढने के लिए डेजर्ट के अंदर आती है अलेक्जेंडर के साथ, जो कि उसका लव इंटरेस्ट होता है। लेकिन वहीं पे कुछ जनरल राइकर के बनाए हुए 3 अलग अलग अजूबे आते हैं और वो उसके लव इंटरेस्ट की जान वहाँ पे ले लेते हैं, जिसको देख के लायरा उन तीनों के पीछे लग जाती है और उनमें से एक का काम तमाम कर देती है। अब आगे इसी तरह हम डेड वैली के अंदर ही शिफ्ट होते हैं, जहाँ पर रेगिस्तान के अंदर वो दोनों लोग भाग रहे होते हैं, यानी एब्रीवेशन और एक्सियन, और उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी हो गई होती है, क्योंकि अब उनको यहाँ पे ना पानी मिल रहा होता है, ना कोई चीज़ मिल रही होती खाने के लिए, और इनकी एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा आउट हो गई होती है, क्योंकि बहुत देर से जो है उससे भागने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं पे वो पूछती है वहाँ पे थोड़ी देर रुक के बताओ कि वो अभी भी क्या हमारे पीछे आ रही है, तो कहती है वाइल्ड गैस लेने की कोशिश करो। तो वहीं पे वो पीछे पलट के देखती है कि लायरा बिल्कुल उनके पीछे ही होती है, और वो कहती है कि जब भी हम रुकते हैं तो वो हमारे साथ रुक जाती है, जब भी हम आगे बढ़ते हैं तो वो हमारे साथ आगे बढ़ती है। और देखो ज़रा हम यहाँ पे रुके तो वो पीछे जा रही है हमसे, ताकि वो एक दूरी बनाए रखे और हमें अलग अलग करके मारने की कोशिश करते रहे। और वहीं पे वो दोनों थक जाते हैं, और वहीं पे वो बोलती है, वहीं पे एक्सियन बोलती है कि ठीक है मैं समझ गई तुम्हारी बात, लेकिन अब ज़्यादा बोलने की कोशिश मत करो, मैं जान गई हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक हो, लेकिन अभी के लिए हमें आगे बढ़ते रहना होगा। याद है तुम्हें जनरल ने हमसे क्या कहा था? और इस तरह हम शिफ्ट होते हैं उनकी ट्रेनिंग के टाइम पे, जहाँ पे जनरल उनको बता रहे थे कि लेडीज़ तो तुम लोग जो खतरनाक किस्म के क्राइम्स के लिए कन्वर्ट किए गए थे और तुम लोग को सजाए मौत सुनाई दी गई थी, लेकिन हैमर का शुक्रिया अदा करो, जबकि अब से तुम्हारी एक फैमिली है और इस पूरी की पूरी दुनिया को संभालने के लिए उसको बनाया गया है। और अब पूरी दुनिया ये समझती है कि तुम लोगों का काम तमाम हो चुका है, तुम लोग दुनिया की नज़र में बिल्कुल मर चुके हो, और यही चीज़ सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त है। और अब से हम लोग जो है नॉर्मन ऑसबॉर्न के कहने के मुताबिक ही काम करेंगे, और इस ओरिजिन कॉर्पोरेशन के जरिए हम ऐसे ऐसे काम करेंगे जिसके ज़रिए हम अमेरिका को सर्व कर सकें। और ये बात कभी मत भूलना कि हम कभी भी किसी भी कॉर्पोरेशन में काम क्यों ना कर रहे हो, हम लोग सिर्फ सर्व अमेरिका को ही हमेशा से करेंगे। हमारा प्रोडक्ट जो है वो ट्रूथ और फ्रीडम के ऊपर बेस करता है। हम लोग जो है अमेरिका के मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर है, तुम ऐसा समझ सकती हो। तुम लोग आगे बढ़ोगे, अपनी ट्रेनिंग को ख़त्म करोगे और ये प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करोगे उन लोगों को जिनके पास ये चीज़ मौजूद नहीं है, और इसको तुम लोग बेचोगे इस तरह से कि तुम लोग हर उस इंसान को जान से मार डालोगे जो भी हमारे रास्ते में आने की कोशिश करेगा। क्या तुम लोगों को मेरी बात समझ में आ गई है लेडीज़? और इस तरह वो लोग बोलती हैं कि यस सर हम सब समझ गए हैं। लेकिन वही ब्रॉडी का जो उनके ऊपर हंस रही होती है, कहती है कि सुपीरियर ट्रेनिंग, वाकई में मुझे बहुत हंसी आ रही है। मिस्टर लायरा जो है वो अपने टाइम की सबसे ज़बरदस्त और ग्रेटेस्ट ऑफिसर हैं, जिनको इसी तरह के काम पे लगाया गया था इस तरह की चीज़ों को करने के लिए। तुम्हारी जिंदा रहने की यहाँ पे सिर्फ एक ही उम्मीद है, और वो ये है कि तुम मुझे यहाँ पे फेंको और यहाँ से फ़ौरन भाग जाओ, इससे पहले कि वो तुम लोग को ढूंढ के तुम्हारा काम तमाम कर दे। अगर लायरा ने तुमसे ये कहा है तुम्हारे मुंह पे कि वो तुम्हें जान से मार डालेगी, तो अब तुम चाहे कुछ भी करने की कोशिश कर लो, उसको रोक नहीं सकते हो। मैं तो कहती है कि अभी से अपने फ्यूनरल की तैयारी कर ही लो अब। लेकिन वहीं पे एब्रीवेशन को गुस्सा आता है और बोलती है कि तुम कंप्यूटर, तुम्हारी ज़बान बहुत ज़्यादा चल रही है, अभी मैं तुम्हारी पावर सोर्स को बंद करती हूँ और तुम्हें पाउडर में बदल देती हूँ। लेकिन वहीं पे एक्सियन बोलती है कि नहीं हम ये नहीं कर सकते हैं, जनरल ने हमें बताया था कि इसके अंदर ऑसबॉर्न की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी फाइल्स हैं और हमें इसको सही सलामत वहाँ पे वापसी लेकर आना है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटेल है जिसको जनरल की ज़रूरत होने वाली है। लेकिन हम यहीं पे देखते हैं जब वो दोनों आपस में एक दूसरे के गुत्तम गुत्ता हो रहे होते हैं, तो एक्सियन दरअसल जो है एब्रीवेशन की थोड़ी सी पावर को जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है, और उसके पास ये पावर भी मौजूद थी, लेकिन इसके बारे में इसको पता नहीं था, और इससे इसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा होता है। लेकिन एब्रीवेशन बोलती है कि ज़रा एक मिनट वहाँ देखो, मुझे कुछ नज़र आ रहा है, और बेसिकली वहाँ पे उनको छोटा सा टाउन और एक मोटल नज़र आ रहा होता है।
जहाँ पे हम देखते हैं कि एक्सियन घुसती है एक पुलिस स्टेशन के अंदर और बोलती है कि शेरिफ मुझे एक रिपोर्ट करनी है मर्डर के बारे में। तो शेरिफ बोलता है कि वो ज़रा आराम से डार्लिंग, बताओ किसका मर्डर हुआ और कहाँ पे हुआ है। तो वहीं पे वो कहती है कि ज़रा एक वाइल्ड गैस लेके देखो ना, और वहाँ पे वो पूरे के पूरे पुलिस स्टेशन के अंदर जाके सबको मार देती है। और इस तरह वहाँ पे एब्रिवेशन एक बाइकर गैंग के पास पहुँचती है, जहाँ पे वो लोग उसको देख के काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं कि ये है क्या चीज़। और वो बोलता है कि मेरे पास एक वेबसाइट है, तुम जानती हो ना, जहाँ पे हम अलग अलग चीज़ें दिखाते हैं। तो ये एक बड़ी सी गड्डी रखो अपने हाथ में और मुझे दिखा दो कि तुम्हारे अंदर क्या है, तो उसके ज़रिए तुम और भी ज़्यादा पैसे कमा सकती हो। लेकिन वहीं पे वो उठा के उसको एक ही पंच के अंदर दूर फेंकती है और वो दुकानों को क्रैश करता हुआ अंदर जाके घुसता है। और वहीं पे एब्रिवेशन भी उस अंदर घुसती है दुकान के अंदर और खूब सारा पानी वगैरह पी रही होती है। और हम यहीं से देखते हैं कि एक्सियन जो है वो यहाँ पे रैकर को फ़ोन मिलाती है और कहती है कि यस जनरल, वो जो AI की आपने बात करी थी उस वक्त हमारे हाथ के अंदर है, और लायरा भी जो है जल्द हमारी ही मुट्ठी के अंदर होगी। हमें सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होने वाली है क्योंकि उसने हमारा ट्रांसपोर्ट को बर्बाद कर दिया है। हम लोग जो है इस वक्त रिट्रीट करके भाग रहे हैं और एक नियर बाई टाउन के अंदर छुपे हुए हैं और हमें जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों ने देख लिया है। तो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम लोग गामा के कॉर्प्समैन हो। ऑर्डर जो थे काफ़ी ज़्यादा क्लियर थे तुम लोगों के लिए कि वहाँ पे कोई भी विटनेस नहीं होना चाहिए। तो दरअसल राइकर यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि वहाँ पे जिन जिन लोगों ने तुम लोगों को देख लिया उन सबका काम तमाम कर दो, उस पूरे के पूरे टाउन के लोगों को जान से मार डालो। तो वहीं पे वो बोलती है कि एवरीबॉडी आउटसाइड, सारे के सारे बाहर आओ मेन स्ट्रीट के अंदर अभी के अभी। और इसी तरह देखते हैं कि सारे के सारे लोग वहाँ बाहर जमा हो रहे होते हैं और एब्रिवेशन वगैरह उन लोग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से हमला वगैरह कर रहे होते हैं। और वहाँ पे वो कुछ लोगों को पकड़ लेती है और बोलती है कि अब यहाँ से कोई कहीं नहीं जाने वाला। लायरा, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? अगर तुम सुन सकती हो तो काफ़ी अच्छे तरीके से सुन लो, इस बाहर आ जाओ इससे पहले कि इन सब का काम तमाम हो जाए। जितनी ज़्यादा तुम देर लगाती रहोगी उतने ज़्यादा सर यहाँ पे फटते रहेंगे। मैं तुम्हें सिर्फ 5 सेकंड देती हूँ, 4, 3, 2, 1। तो लगता है कि तुम आज बाहर नहीं आने वाली हो। ये एक बहुत ही बुज़दिलों वाली चॉइस थी। अब ये बात याद रखना कि यहाँ पे जिन लोगों का खून बहने वाला है वो सब तुम्हारे सर के ऊपर होगा। लेकिन यहीं पे एब्रिवेशन जो खड़ी होती है उसके नीचे एक गटर होता है और उस गटर का ढक्कन आके निकलता है और उसके पेट में सीधा आके लगता है। और वो कहती है कि तुम्हें सब्र नहीं हो रहा, मैं बस बाहर आ ही रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए नहीं आ रही हूँ। अगर मेरी बात मानो तो तुम्हें इन लोगों को यहाँ से जाने देना चाहिए, बिकॉज ये तुम लोग को नहीं बचाने वाले हैं, डेड वुमेन। और इस तरह हम देखते हैं कि लायरा जो है उनके सामने आती है उनसे मुकाबला करने के लिए, टू बी हल्की न्यूड। सो गाइस, यहाँ पे बेसिकली हमारी जो है हल्की सीरीज़ तो ख़त्म नहीं होती है, लेकिन अभी हमारे टाइमलाइन के अंदर एक छोटा सा ब्रेक ज़रूर आ गया है। अभी हमारे पास इसी सीरीज़ के 2 से 3 एपिसोड्स और बाकी हैं जो कि हम अपनी टाइमलाइन के कहीं आगे जाके शेयर करेंगे, क्योंकि बीच में कुछ ऐसे कॉमिक्स आने वाले हैं जिनको पहले शेयर करना मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अभी के लिए आपको हमने जितना कुछ शेयर करा है मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि अभी तक हम क्या सीख रहे हैं। अगर हम हल्क की स्टोरी की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चल रही है, जहाँ पे पहले हमने देखा कि रेड हल्क ने जो है बैनर की सारी शक्तियों को ले लिया, वो हल्क के अंदर नहीं बदल सकता है। और दूसरी पर स्कार जो है वो अपने बाप यानी हल्क को मारना चाहता है, लेकिन उसको मार नहीं पा रहा है क्योंकि वो इस वक्त हल्क नहीं बन रहा है। तो बैनर अपने बेटे की ट्रेनिंग करवा रहा है, उसको इस दुनिया में रहना सिखा रहा है कि इसको किस तरह से जीना है, अपने दोस्त बनाने और अपने दुश्मनों में फ़र्क ढूंढना है। जिसके लिए सबसे पहले वो जगरनॉट से उसका मुकाबला करवाता है और स्कार जो है जगरनॉट की ऐसी शामत बुलाता है जो कि हमने कभी सोचा भी नहीं था। और वहीं पे हम देखते हैं कि वहाँ पे डैकन से भी उसका ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला होता है, लेकिन डैकन जो है वो स्कार के ऊपर काफ़ी भारी पड़ गया होता है और स्कार ने ही उससे ये कहा था कि उसको वो जान से मार दे, वो नहीं रहना चाहता है ज़िंदगी के अंदर। लेकिन हमने दूसरे पल देखा जब बैनर और स्कार एक दूसरे के करीब होने लग गए हैं फाइनली, तो वहाँ पे एक विलन है जिसकी नज़र उन दोनों के ऊपर है और वो है द लीडर। और यहीं से हमारी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होना और ज़्यादा स्टार्ट हो गई है। रही बात लायरा की, तो लायरा अपने एक साइड मिशन के ऊपर जा रही है जहाँ पे वो शी हल्क को ढूंढ रही है, क्योंकि शी हल्क भी हमारे आपको पता है कि उस एपिसोड के बाद से बिल्कुल गायब है जहाँ से उसको रेड हल्क अपने साथ ले गया था। लेकिन यहाँ पे हमने जनरल राइकर को देखा जो कि एक तरह की कॉर्पोरेशन चला रहे हैं ओरिजिन के नाम से, जिसके अंदर उनका मिशन था ब्रोडिगा को लेकर आना और लायरा के टिश्यूज यानी DNA वगैरह को लेकर आना। तो अभी हमारी वो स्टोरी चली रही है और साथ में दूसरी स्टोरी भी चली रही है जिनको हम अपने आगे जाके चैनल के ऊपर कंटिन्यू करेंगे ही। लेकिन अभी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल के ऊपर नेक्स्ट सीरीज जो है वो एक एक्स-मैन का इवेंट होने वाला है। मतलब डार्क रेन का एक इवेंट तो चल ही रहा है ऑलरेडी, उसके अंदर अब एक एक्स-मैन का इवेंट आने वाला है। क्योंकि आपने नोट करा होगा कि जब से डार्क रेन के कॉमिक हमने शुरू करे हैं कोई भी हमने एक्स-मैन की सीरीज़ नहीं उठाई थी। उसकी वजह यही थी कि एक्स-मैन का एक बहुत ही बड़ा इवेंट है जो कि डार्क रेन के अंदर आता है और उसका नाम है उटोपिया, और वो भी हम जो अपनी एक सीरीज़ की तरह जो है शेयर करेंगे इसी डार्क लाइन की टाइमलाइन के अंदर। लेकिन वो कॉमिक जो मैं अभी आपके साथ शेयर करना स्टार्ट नहीं करूँगा क्योंकि दरअसल अब मेरे जो है एग्जाम्स वगैरह स्टार्ट हो रहे हैं और एक हफ्ता में बिल्कुल भी बिजी होऊंगा और उसके बाद थोड़ी सी और भी ज़्यादा चीज़ें जो कि मुझे पहले निपटानी है। तो इसलिए मैं उस कॉमिक बुक को शुरू करने वाला हूँ 10 to 15 डेज़ के बाद, ताकि उसमें कोई भी गैप ना है और आपको बीच में रुक के इंतजार ना करना पड़े और मैं डेली अपलोड कर सकूँ। क्योंकि अगर अभी मैंने एक्स-मैन की कॉमिक्स को शुरू कर दिया बोले तो वो इवेंट मैं कंटिन्यूसली डेली अपलोड नहीं कर पाऊंगा और आप लोग को वैसे मज़ा भी नहीं आ पाएगा। तो अभी के लिए हम अपने चैनल के ऊपर एक छोटा सा गैप लेंगे जिसके अंदर, क्योंकि मेरे पेपर्स वगैरह चल रहे हैं, मैं पहले उनसे निपट जाऊँ, उसके बाद हम जो है अपनी सारी की सारी कॉमिक बुक को डेली बेसिस पे स्टार्ट करना शुरू करेंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि मैं बिल्कुल ही कोई वीडियो अपलोड नहीं करूँगा। 10-15 दिन के लिए कोई छोटे मोटे टॉपिक आएंगे या कोई ट्रेलर वगैरह आता है तो उसका ब्रेक डाउन वगैरह अपने चैनल पर ज़रूर करेंगे।
सो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। हल्की सीरीज़ आप लोग का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ ही रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो पे भी आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। सो गाइस जाने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इस तरह का और ऑसम कंटेंट मेरे चैनल पर एंजॉय करने के लिए। सो गाइस दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं एक्समैन यूटोपिया के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।